अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस रिसर्च फेलो की एजुकेशनल जर्नी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बैचलर किया, मास्टर्स साउथ कोरिया से किया और अब पीएचडी स्पेन से कर रहे हैं। आइए उनकी एजुकेशनल जर्नी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वैस, कैसे हो? जॉब कैसी जा रही है? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का, जॉब बस लॉकडाउन में जा रही है। तो अच्छा है, शुक्र अल्लाह का। सही। और आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इसके दो पर्पस हैं बेसिकली। पहला पर्पस तो आपकी एजुकेशनल जर्नी और दूसरा आपका एक्सपीरियंस हर लेवल पे। इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप किधर से बिलोंग करते हैं और आपका मैट्रिक किधर से है? मैं एबटाबाद में बड़ा हुआ हूँ, पाकिस्तान एबटाबाद नॉर्दर्न एरियाज़। तो वहीं से मैंने मैट्रिक भी किया है, अपनी पिछली एजुकेशन भी वहीं से की है। इसके अलावा मैंने जो एफएससी भी एबटाबाद से की है। और लेकिन पहले मैं एफएससी तक की बात बताता हूँ, उसके बाद मैं जो ना हायर एजुकेशन पे जाऊँगा। तो एफएससी तक तो खैर मैट्रिक तक मैं एक ऑर्डिनरी प्राइवेट जो स्कूल था जो हमारी लोकेलिटी में मौजूद था उस वक्त, उसको मेरे अब्बू रन करते थे एक्चुअली। तो उसमें ही मैं पढ़ा हूँ मैट्रिक तक। तो मैट्रिक में जो ना मेरे वालिदैन को, मेरे अब्बू काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, लेकिन जो मेरी पूरी नहीं हो सकी उनके साथ। लेकिन ये हुआ था कि मेरे मार्क्स जो ना वो 78-79% आए थे। हालांकि मुझे खुद से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन तो अब फिर ये हुआ कि उसमें उसके बाद फिर हमने एफएससी में कहाँ एडमिशन लेना है। तो ये था कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता था, अच्छा प्राइवेट कॉलेज। एबटाबाद में काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ जाओ। लेकिन मैं पर्सनली हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद में चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद के जो टीचर्स हैं वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद चला गया। तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में अब आप पे है कि आप पढ़ना चाहते हो या आवारागर्दी करना चाहते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं और दोनों आपको अलाउड भी होते हैं। तो तो आप जैसे भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो टीचर्स अच्छे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। फर्स्ट ईयर में मैंने ट्यूशन्स भी लगाई थी। मैंने कहा शायद गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर जो ना वो ना अच्छे हों तो फिर क्या करेंगे। तो फर्स्ट ईयर मैंने ट्यूशन्स भी की। सेकंड ईयर में जो है ना मैंने सिर्फ टीचर से पढ़ा है। ट्यूशन सिर्फ एक फिज़िक्स की मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि वो ऑलरेडी मेरे दोस्त वोस्त वहाँ जाते थे, तो हमने भी कहा हाँ हाँ हम भी जाते हैं। और दूसरा नोट्स वगैरह वो बना देते थे। सही सही। सेंटर्स वाले होते हैं ना, तो वो नोट्स वगैरह छापते हैं, तो वो नोट्स वगैरह बना देते हैं। सही। तो मैंने कहा नोट्स चलो मिल जाएंगे, लेकिन जो पढ़ा, जो भी हासिल किया वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर से हासिल किया। इसके अलावा मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी था, हाँ वहाँ पे, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसमें भी जो है ना फिर आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहना चाहते हो वो आप पे है। आप सीखना चाहते हो या आप शोर करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो तो अब ये फंसी थी। एफएससी में फिर मेरे मार्क्स अच्छे थे, अच्छे मार्क्स थे मेरे। और इसके अलावा एफएससी में फिर हमने एंट्री टेस्ट, यूईटी का ही पता था हमें, यूईटी जाना है, यूईटी में जाना है। तो यूईटी का एंट्री टेस्ट देने के लिए हमने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी की। 5,000 रुपये दिए। 5,000 रुपये देना बड़ा मसला होता था उस वक्त। तो 5,000 एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए दिए। तो उस वक्त फिर पता चला कि आईसीटी की एक स्कॉलरशिप है जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज वालों से जो एफएससी किया उनको मिल रही है, उसके लिए भी मैंने टेस्ट दिया। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें भी मेरा टेस्ट पास हो गया। और यूटी में भी मेरा जिस डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स थी सिर्फ टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर की थी, तो टेलीकॉम में फिर मेरा एडमिशन भी हो गया। वो अपनी एक अंदर एक स्टोरी है, बट लेकिन वो हो गया, लक थी, अल्लाह का शुक्र था, हो गया। कुछ ना कुछ खुद भी लगे हुए थे। तो यहाँ तक यूटी पिशावर टेलीकॉम में मेरा जो ना एडमिशन हो गया था। अच्छा, इस फेज को हम डिटेल में थोड़ा जाते हैं। एबटाबाद से आपने किया मैट्रिक, तो एबटाबाद में मतलब कि वो तो ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, और आमदोरफ्त कैसी है उधर, और स्कूलिंग सिस्टम कैसा है? आपका तो चलो ठीक है, आपके फादर का था, बट जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स रहते हैं उसी मतलब विदन
उसी क्या कहते हैं उसी लोकेलिटी में, वो कैसे आते जाते थे स्कूल? अच्छा, एबटाबाद में जो है ना, एबटाबाद को सिटी ऑफ स्कूल्स बोला जाता है, बहुत अच्छा। स्कूल है एबटाबाद में। हम्म, फिर एबटाबाद में बर्नहाल है, आर्मी सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद जो आर्मी रन कॉलेज है वो बर्नहाल है, जो एक्टिव आर्मी रन कॉलेज है, जिसमें आर्मी का एक्टिव मेजर या जो भी होता है ब्रिगेडियर वो उसका प्रिंसिपल होता है। इसके अलावा एपीएस है जो पहले रेलवे पब्लिक स्कूल होता था, एपीएस एबटाबाद पब्लिक स्कूल वो कहा जाता है, वो एक काफ़ी टॉप लेवल का कॉलेज है, हमारा शौकत अजीज़ भी वहीं से पढ़ा था। इसके अलावा पिप्स है, तो एबटाबाद में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। थोड़ा एबटाबाद में मानसेरा की तरफ निकल जाओ तो वहाँ एक दो अच्छे कॉलेजेस अब हैं, क्योंकि वो रिमोट एरिया है, तो कैडेट कॉलेजेस यूजुअली ये होता है कि वो पहाड़ों में और वादियों में बना रहे होते हैं, ताकि जो ना वो सुकून पुरसुकून माहौल हो जिसमें तो रिमोट एरियाज के जो लोग हैं तो वो तो डिपेंड करता है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं। मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में रिमोट एरियाज के लोग पढ़ते थे, काफ़ी रिमोट एरियाज के लोग आते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो हॉस्टल्स में भी रहते थे। लेकिन एबटाबाद में कोई ऐसा मसला नहीं है कि इनसाइड द सिटी अगर आप रहते हो तो आपको बिल्कुल जो है ना, एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, रेशिज्म का कोई मसला नहीं है, कोई ये जो इलाकाई मसाइल होते हैं वो नहीं है। इसके अलावा फिर पढ़ने के लिए आपको अच्छा माहौल मिलता है। एबटाबाद का जो वेदर है वो तो जो ना अच्छा, उसको सब कुछ जानते हैं आप लोग, तो वो परफेक्ट एक माहौल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप जो ना इवन बाकी इलाकों से भी, मानसेरा के जो लोग थे या हरीपुर के जो लोग थे वो गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद आके एडमिशन लेते थे पढ़ने के लिए। तो चलो ये तो हो गया। बाकी जब एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है आपने, तो मैथ की तरफ कैसे आए? मैथ में तो मैं अच्छा था, अब नहीं हूँ लेकिन पहले अच्छा था। मैथ में जो ना एक तो मैथ, मेरा कजन था वो मैथ का टीचर था मेरा, उसकी वजह से मैथ हमारी काफ़ी अच्छी थी, और मेरा दिमाग जो ना स्टार्ट से प्री इंजीनियरिंग की तरफ ही था। हाँ, एंड में आके थोड़ा सा लगा था कि शायद अगर डॉक्टर बना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर मुझे उस कज़न ने बोला कि तुम जो ना इंजीनियरिंग की तरफ जाओ। पता नहीं था कि भाई टेलीकॉम इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा बहुत ही आइडिया था, लेकिन इतना उस वक्त टेलीकॉम का काफ़ी बूम भी था, मतलब उस वक्त टेलीकॉम काफ़ी हाइप पे जा रही थी, तो लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग करो, तो उस वजह से टेलीकॉम में हो गया। तो हमने कहा टेलीकॉम, हमारा सेकंड ईयर था कि वो हाइप जो है ना वो 100 से 0 पे आ चली थी, तो ये मोटिवेशन थी। लेकिन बट यूजुअली नॉर्मल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मसाइल सामना करना पड़ते हैं अपना जो है ना कैरियर चूज करने के लिए, तो वो चूज करने के लिए, लेकिन वो किस तरह चूज करना है वो खैर मैं आखिर में फिर आपको बताऊंगा कि आप क्या जो ना सही। तो यूईटी के 4 साल कैसे गुजरे? बहुत अच्छे। अब मैं जो भी हूँ, आई थिंक मैं यूटी के 4 साल की वजह से ही हूँ। आई थिंक हर बंदा जो आप भी जो ना वो इस बात से मुत्तफिक होगी कि जो यूटी के 4 साल या जो बैचलर के 4 साल वो आपको या बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, जो भी आप करते हो वो आपको बनाते हैं। हाँ, ये तो है। आप उन्हीं की बेस पे इम्प्रूव करते हो, वो आपकी बेस बनाते हैं, आप उन्हीं की बेस पे बिल्डअप करते हो। सही। तो यूटी के 4 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे। मैंने यूटी के 4 सालों में मैं नर्ड नहीं था, और ना ही मैं जो ना खेल कूद में ज़्यादा बिजी था। मतलब एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग, दोस्त यार, ये सारा कुछ किया है। इसके अलावा स्टडी भी की है। तो यूटी में थोड़ा एक मसला ये होता था कि यूटी में जो कुछ टीचर्स होते थे वो मेरी उनसे नहीं बनती थी, ठीक है। उसके 2 रीज़न्स होते थे। एक तो रीज़न ये होता था कि वो खुद बैचलर्स करके हमें पढ़ा रहे होते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब ये क्या पढ़ा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो आते थे बोर्ड पे इक्वेशंस लिखते थे, एंड तक लिखते थे, कहते थे कॉपी करो, उसके बाद हमने एग्ज़ाम देना। तो वो एक मसला था, उसकी वजह से मैं उसकी तरफ नहीं गया। मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट में इसलिए नहीं सीखी कि प्रोग्रामिंग का टीचर हमारा मुझे नहीं अच्छा लगता था, उसके पढ़ाने का स्टाइल मुझे नहीं अच्छा लगता था कि कैसे पढ़ा रहा है। तो वो उन टीचर से मुझे मसला था। लेकिन जो डॉक्टर्स थे जिनसे मेरी लगती, जो पढ़ाते थे, सही पढ़ाते थे दिल लगा के, एक मास्टर्स भी था, एक बंदे ने मास्टर भी किया हुआ था, उसने भी अच्छा पढ़ाया था। उन सबके सब्जेक्ट्स में मैंने ए नेगेटिव या ए लिए हैं, ठीक है। बाकियों के सब्जेक्ट्स को मैंने देखा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एट द एंड ये हुआ कि मेरा जीपीए जो है ना वो
प्रीटी स्टैंडर्ड जीपीए जो एवरेज जीपीए था। यूटी में जो ना एक एवरेज जीपीए का कांसेप्ट भी है। तो वो एवरेज जीपीए जो ना 2.7 है, तो मेरा 2.96 जो ना मेरा जीपीए था। 3 नहीं हो सका, उसको लोग कहते थे कि 3 हो जाता तो क्या कर लेते, और बताइए। तो इस दौरान ओके कंटिन्यू। तो 3 जीपीए मेरा नहीं हुआ, अब मेरा एवरेज जीपीए था। लेकिन मुझे अपने डॉक्टर्स की वजह से, अच्छे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लेने की वजह से मुझे एक मिल गई थी बेस, और मुझे एक जो ना किक स्टार्ट मिल गया था कि मैंने इस तरफ जाके रिसर्च करनी है। और मैंने हायर एजुकेशन का, मुझे पहले भी मेरा प्रोग्राम था, रिसर्च का मेरा प्रोग्राम था सारा, तो मैंने ये काम करना है। तो किक स्टार्ट मिल गया। जो डॉक्टर जिन्होंने अच्छा पढ़ाया था उनके सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छा किया, अच्छा पढ़ा, और उन्हीं की बेसिस पे ही मैं आगे गया हूँ। इवन दो के हमारी क्लास में जो ना सबसे पहले स्कॉलरशिप भी मेरी हुई थी किसी जगह पे। टॉपर स्कॉलरशिप लेना चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो आई डोंट नो कि वो क्या किस्सा है उनका, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप भी हुई थी। और मैं जो ना फिर कोरिया यूनिवर्सिटी गया था मास्टर के लिए। ये चीज़ हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बताया ना कि जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उसकी क्या वेटेज थी, और जिस तरह आपने बोला कि स्टैंडर्ड जीपीए था, क्योंकि हम हमारे ज़्यादा मिसकंसेप्ट ये पाया जाता है ना कि अगर ज़्यादा जीपीए होगा फिर ही हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। रियलिटी हाँ सही नहीं, ये मैं खैर मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था कि जब तक जीपीए जो ना वो मैटर नहीं करता। जीपीए ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के 2 साल बाद स्कॉलरशिप ली है, और सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस थी वो मेरा जीपीए था। अच्छा, तो जीपीए मैटर करता है। थोड़ा इतना अच्छा जीपीए लो कि जो अच्छे फिगर्स में आ सके। बाकी आप जीपीए के पीछे मत भागो, वो मैं आपको बताऊंगा कि जीपीए के पीछे क्यों ना भागो, और भागने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीपीए बहुत अच्छे लिए हैं, लेकिन ठीक है ना। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन में था, नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन। मैंने फाइनली ये प्रोजेक्ट में 2 पब्लिकेशंस भी की थी। इवन दो अब उनको मैं देखता हूँ तो मेरा पढ़ने का इतना मूड नहीं है। लेकिन एक पब्लिकेशन करना, चीज़ लिखना, या अप्रोच किस तरह करनी है आपने रिसर्च की तरफ, उसका किक स्टार्ट एक मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने जो अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए भी, तो मुझे स्कॉलरशिप मिली उसी वजह से कि मेरी पब्लिकेशन थी और मेरा एक रुझान बना हुआ था स्कॉलरशिप का। तो ये फाइनली ये प्रोजेक्ट जो ना, मैं उसमें लीडर भी था, तो मैंने ही किया था तकरीबन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ज़्यादा, मतलब खैर मैंने ही तो नहीं किया था, लेकिन मैं उसको लीड कर रहा था। सही ठीक। मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है। अगर जीपीए थोड़ा कम हो तो हर्डल होती है, बट मिल जाता है स्कॉलरशिप, राइट? अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं भी यही कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो परसिवरेंस है। आप परसिस्टेंट रहो एक चीज़ के पीछे, ठीक है? अगर आपने एक चीज़ करनी है, आप उसके पीछे परसिस्टेंट रहो। मुझे 2.5 ईयर्स लगे थे स्कॉलरशिप लेने में, ठीक है? उन 2.5 ईयर्स में मैंने काफ़ी मोमेंट्स आए कि मैंने कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं सुबह उठता था तो अगेन मैं लैपटॉप के आगे ना प्रोफेसर ढूंढ रहा था, लैब्स ढूंढ रहा था। तो वो मैं हमेशा ढूंढता रहता था कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले कि जो मुझे जवाब दे। ऐसे भी प्रोफेसर थे कि जिनको मैंने 3 दफ़ा हर साल मैंने उनको ईमेल किया हुआ है, ठीक है ना? 2.5 ईयर्स के जो स्पैन में मैंने उनको 3 दफ़ा ईमेल किया है। और मेरा जो पहला ईमेल उनको मैंने किया और जो मैंने आखिरी ईमेल किया, उस ईमेल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहला ईमेल मैं जब पढ़ता हूँ मुझे अब हंसी आती है, ठीक है ना? कि ये मैंने कैसा ईमेल लिखा था। आखिरी ईमेल में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल अब इसमें जो ना चीज़ है। सही। तो मतलब ये बंदा चीज़ें सही। परसिस्टेंट आप रहोगे, एक चीज़ के पीछे लगे रहोगे, आपको, और एक चीज़ के पीछे आप तभी लगे रहोगे कि आपको उसका शौक है।
ये तो है। अगर आप कोई वो काम करना है तो आप उसके पीछे लगे रहोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल इसलिए जो ना प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक स्कॉलरशिप मिले ताकि आप यूरोप या किसी बाहर कंट्री भाग जाओ, तो वो लोग फिर 3-4 ईमेल बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं यार मिल ही नहीं रही है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, या कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं, वही करवा देगा कुछ। सही सही, ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा आई थिंक जो मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि जब आप ग्रेजुएट हुए, आपने बताया कि आपको 2.5 ईयर लगे स्कॉलरशिप ढूंढने में, तो इस पीरियड में मतलब क्या आप पैरेलल में जॉब कर रहे थे, या जब आप ग्रेजुएट हुए या नेक्स्ट जॉब के दरम्यान का जो सफ़र था वो कैसा था? मतलब फ्रस्ट्रेट थे या क्या एक्सपीरियंस रहा उस टाइम का? अच्छा, ये वो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट साल थे। वो मैं अपनी जिंदगी में, जब मुझसे कोई पूछता है तो वो मेरे इंपॉर्टेंट ईयर्स थे। इवन दो कि वो अगर मैं अपने आपको सीवी भेजूंगा तो शायद उनमें वो वेस्ट लगे आपको, लेकिन वो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स थे। पहली बात ये कि मैंने जॉब की 6 मंथ्स, मैंने टेलीनॉर में जॉब की और आई रियलाइज के मैंने ये नहीं करना, ठीक है, ये काम मैंने नहीं करना। मैंने दोबारा, मुझे मोटिवेशन मिली कि मैंने जो ना यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। पहले मेरा प्रोग्राम था कि 1-2 साल जॉब करता हूँ फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ, लेकिन जब मैंने 6 माह देखा तो मैंने कहा भाई अभी जाते हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मुझे जब स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी तो मैंने वेब डेवलपमेंट, एक अलग फील्ड जो ना वो मैंने स्टार्ट कर ली। मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ, वेब डेवलपमेंट की, HTML, CSS, PHP वो सीखी। उसके साथ मेरा रुझान जो ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चला गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे पास जो ना टाइम होता था, मैं स्टडीज, ब्लॉग्स ये पढ़ता था, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप तक मेरा ध्यान चला गया कि एंटरप्रेन्योर जो ना उसकी तरफ जाना चाहिए। तो उस वक्त ये एक बज़वर्ड भी स्टार्ट हुआ था, अभी तक है, तो हम भी उसके पीछे लग गए कि भाई ठीक है देखते हैं क्या चीज़ है। तो उस वक्त एक बात भी मशहूर हुई थी कि वो मैंने खुद ही बोला था कि जो वेला है वो एंटरप्रेन्योर है। तो मतलब वो हर एक ने लिखा होता था कि एंटरप्रेन्योर अपने सोशल मीडियाज पे, तो वो जो वेले होते थे तो वो एंटरप्रेन्योर थे। नहीं, इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा, आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इससे रिलेटेड, बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है और बड़ी मतलब आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है, मतलब अगर आपने इस फील्ड में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जो ना मैंने रियलाइज किया था। लेकिन एक मैंने खुद को जो ना एक तरफ, अभी भी मेरा रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इंजीनियरिंग के बाद या अपनी PhD के बाद अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता हूँ, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये सारी मोटिवेशन मुझे उस दौरान मिली थी, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा था, बिजनेस मॉडल कैसे बनते हैं, बिजनेस क्या चीज़ होती है, ये क्या करना। इवन दो मैंने कोई प्रैक्टिकली किया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इवेंट्स में गया, मैंने दोस्तों को मोटिवेट करना शुरू किया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, माशाल्लाह उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी जा रही है अब, तो वो सक्सेसफुल एग्जांपल भी है। तो वो मैंने जो ईयर्स थे कुछ, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ दिया है अपनी लाइफ के लिए, कि मैं इवन दो कि हम लोग कहते हैं कि मैंने 2 साल ज़ाया हो गए या नहीं हो गए, अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो लेकिन आप कुछ ना कुछ करते रहो, अपने स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप करते रहो, वो आपको काम आएंगे लाइफ में। सही, मतलब वो पीरियड जो था वो आपका मतलब यूजफुल रहा, आप नई चीजें सीखते रहे, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। मेन चीज तो ये है ना, क्योंकि अक्सर जो, मैं ये नहीं कह रहा मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, कुछ टाइम आता था फ्रस्ट्रेशन का, 1-2 दिन होते थे जिसमें फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, लेकिन आप अगर एक चीज के लिए मोटिवेटेड हो तो आप फिर गिव अप नहीं कर सकते ना, वो गिविंग अप का टाइम है नहीं है, ठीक है, आपका टाइम गिविंग अप का नहीं है। अगर आपके लिए कुछ नहीं हो रहा तो आप मोटिवेशन ढूंढो, कुछ करो और उस काम के पीछे लगे रहो। लाइक 2.5 ईयर या 2 ईयर जो ना मैं ईमेल्स लिखता ही रहा था अगेन, अगर मुझे कोई भी जगह मिलती थी, मैंने ऐसी जगह भी ईमेल लिखे कि जहाँ मुझे पता था कि उन्होंने जवाब भी नहीं देना, या फिर वो ईमेल मेरा लिखने का मतलब मकसद कोई नहीं था। अब फॉर एग्जांपल कोरिया में ईमेल्स लिखो आप प्रोफेसर को, आपको जॉब या आपको जो वो जवाब देते हैं, या आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने एडमिशन लेना है मास्टर के लिए, आपने फिर जो अप्लाई करना है उसके बाद आपको एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, ये जो भी होता है। लेकिन फिर भी जो ना उनको मैंने ईमेल लिखते रहा, मैंने अपनी ईमेल में उनको ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ, मैंने ऑक्सफोर्ड वालों को भी लिखा था ईमेल,
तो मैंने उनको भी ईमेल लिखता था। पहले मैं अपने ईमेल में जीपीए भी लिखता था, मेरा जीपीए है, फिर मैंने वो छोड़ दिया लिखना। सही सही सही। लेकिन परसिस्टेंसी, परसेवरेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेट अलोन आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। सही सही। तो कोरिया का आप सफर स्टार्ट करते हैं। कोरिया तो हम इकट्ठे गए थे, सही है, पाकिस्तान से। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? कोरिया तो तुम्हें पता भी होगा मेरा कैसे एक्सपीरियंस था वो। नहीं, अपने वर्ड्स में बताओ ना। तो कोरिया जो ना, कोरिया मैंने काफ़ी इंजॉय किया है, नो डाउट। डाउन्स कोरिया में बहुत आए थे। एक तरफ मेरा एडवाइज़र था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अजाब लग रही थी, लेकिन उस दौरान भी मैंने उसको चैलेंज समझा कि मैंने करना है इस बंदे के साथ, मैंने करना है इस, टेमिंग अ टाइगर, मैंने जो ना इसको टेम करना है। वो मुझे टेम करना चाहता था, मैं उसे टेम करना चाहता था। एट द एंड जो ना बस दोनों एक जगह पे आ गए बीच में। तो ये तो मुझे पता था कि मतलब लैब का माहौल या जो है प्रोफेसर से अच्छी नहीं बनती। तो फिर कैसे, मतलब कैसे डिफेंस कैसे हुआ, ये सारा डिग्री का 2 साल कैसे गुजारे और काम कैसे किया? मैंने पूरा साल मैंने एक ऐसे टॉपिक पे रिसर्च किया, एक ऐसा टॉपिक पढ़ाई की, तो उसका नतीजा कुछ ना लेकर पहले साल के आखिर में मुझे प्रोफेसर कहता है कि मशीन लर्निंग पढ़ो, लाइक आउट ऑफ द ब्लू, या कि मशीन लर्निंग पढ़ो, मशीन लर्निंग में कुछ देखो। तो मैंने कहा, मतलब पहला साल तो वैसे भी ये खुश नहीं हुआ इस टॉपिक से, तो ठीक है मशीन लर्निंग ही पढ़ लेते हैं, छोड़ो इसको। तो वो टॉपिक मैंने खुद ही चूज किया था फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में। तो इतना नहीं आता था, मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन उसको नहीं आता था, इसकी वजह से उसने काफी मसले क्रिएट किए। ठीक है, चाहिए मुझे पहले ये था कि तू खुद ही अपना ही कोई चीज दे कि मैं वो करूं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब अगर कोई नए स्टूडेंट्स चाहते हैं, वो कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोरिया में या चाइना में, क्योंकि प्रोफेसर की मेंटालिटी, साइकोलॉजी भी डिफरेंट होती है ना। अब यूरोप में है तो आप यूरोप में तो इजीली कुछ भी जो भी दिल में आ रहा है या जो भी माइंड में आ रहा है, आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ओपन माइंडेडली। एग्जैक्टली। बट इन कंट्रीज में मतलब अगर स्टूडेंट्स अगर नए गए हैं तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो प्रोफेसर जो दे वही करें या अपना कुछ नया आइडिया लाएं? यार आई डोंट थिंक कि मैं कुछ रिकमेंड करने के मूड में हूँ इस वक्त, क्योंकि स्पेशली कोरिया के बारे में, क्योंकि मेरी अपनी मेंटालिटी काफ़ी डिफरेंट है। कोरिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, आपको पता। नो डाउट। ठीक है, उनको ह्यूमिलिएट भी किया जाता है, ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन अब स्टूडेंट्स खुद देखें कि उसके लिए क्या अच्छा है। मैं जो ना अपने राइट्स के लिए लड़ा हूँ, अपने प्रोफेसर के साथ में लड़ा हूँ अपने राइट्स के लिए। मैं स्टोरी नहीं बताना चाहता कि क्या स्टोरी थी या क्या हुआ था, लेकिन वो अपने राइट्स के लिए मैं उसके साथ लड़ा हूँ एट द एंड, ठीक है ना। मुझे पता चल गया था कि ये मुझे निकाल नहीं सकता विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। मेरी फंडिंग जो है ना, उसको ये कुछ कर सकता है, लेकिन ये मुझे निकाल नहीं सकता। और मैं देखता हूँ अब कि क्या होना चाहिए। अगर आपको फंडिंग का इशू है प्रोफेसर, तो आप थोड़ा जो है ना बीच में आओ, अपने राइट्स बिल्कुल ना मारो। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बिल्कुल राइट अपने मार देते हैं, वो उस पर बात भी नहीं करते। तो कोरिया का माहौल भी थोड़ा डिफरेंट है, वो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो आया पीछे से जो ना एक डिफरेंट माहौल से है। यूरोप में मैं अपने राइट्स पे बात कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कुछ भी, तो वो आपको खुद समझना होगा कि आपकी लैब कैसी है, आपका उसमें गुजारा है या नहीं है। आप भी उसमें आपको कंप्रोमाइज़ भी आप कर सकते हो कि भाई मैं अगर ठीक है मैं इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करता हूँ, मे बी 2.5 ईयर या 2 ईयर्स ऑफ मास्टर में जब मुझे जो ना काफ़ी अच्छे रिजल्ट अगर मेरे आ गए, या मेरी अगर मास्टर अच्छी हो गई, तो मैं उसके बाद कहीं और अच्छी जगह चला जाऊँगा। सही। और या मास्टर के लिए आई थिंक मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप आसानी से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो मास्टर के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन पीएचडी के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका एडवाइज़र कैसा है, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, और आपका फ्यूचर उसके बाद क्या है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। सही सही। और
फॉर एग्जांपल कोई नया स्टूडेंट है जो पाकिस्तान में भी बैठा है, उसको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे देता है, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब किस तरह पता लगे कि वाकई इस लैब में सरवाइव किया जा सकता है या नहीं, इस लैब का माहौल अच्छा है या नहीं, कि मतलब कोई कोई ट्रिक बताएं, मतलब पता लग जाए पहले से ही, ऐसा कुछ है या नहीं, या जाके पता लगेगा? डिपेंड करता है। अभी तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैं कोरिया में, तो कोई ना कोई उस यूनिवर्सिटी या उस लैब में होगा जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा ये मसला है, मुझे इस एडवाइज़र के बारे में अगर पता करके दे दिया जाए। अगर उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो उनसे पूछो, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट उस लैब में नहीं है तो उसी यूनिवर्सिटी में किसी लैब में है तो उनसे पता करो। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कोरिया की हर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो आप उनको जो है ना उनसे पता कर सकते हो। वो हेल्पफुल अक्सर होते हैं, अक्सर वो हेल्पफुल नहीं होते। ये मैं नहीं कहता कि हर जो ना बंदा हेल्पफुल है। किसी को आप बोलोगे तो वो आपको कुछ और जवाब दे देगा, और वो भी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जवाब देंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक ऑथेंटिक जवाब देता है कि भाई इस जगह ना आओ, इसमें ये मसले हैं, तो आप बिल्कुल भी ये ना समझो कि वो आपसे जेलस है या वो आपको जो है ना कोरिया में बुलाना नहीं चाह रहा, या आप वो चाचे मामे का तो पुत्र है नहीं आपका कि उसको आपको मसला होगा। तो आप इसलिए जो ना और हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं फॉरेन में, हम खुश होते हैं कि हम किसी पाकिस्तानी को बुलाएं अपने पास, ये तो है अपनी यूनिवर्सिटी में। अगर मुझे कोई पूछता है, अगर कोई आ रहा है, मुझे खुशी होती है। मुझे ये नहीं होता कि ये आएगा तो पता नहीं मेरे जो ना मज़े ख़राब हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि, क्योंकि मेरे एडवाइज़र के पास मैंने एक बंदे को बोला था कि इस बंदे में ये मसले हैं, तुम कोप कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो मत आओ। मैंने किया है, मुझे पता है मैंने कैसे किया है, मेरी स्टोरी डिफरेंट है। मुझ पे ऐसे हालात भी आए हैं कि मैंने जो ना लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। सही। एक दफ़ा मैं अपने एडवाइज़र की लैब में गुस्से से उठ गया था कि मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। उसने कहा कि अगर तुम इसी तरह रहे तो तुम अपनी कंट्री जाओ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कहता है कब जा रहे हो? मैंने कहा अभी जाता हूँ, जब टिकट मिला जाता हूँ। तो कहता है सही है। मैं उठ के आ गया गुस्से में, बाहर आके मैंने कहा ये क्या कर दिया। लेकिन अच्छा। अगले दिन उसने कॉल की, कहता है इसको बुलाओ यार। उसने बुलाया, फिर वो ठीक हो गया। वो उस पे मूड ज़्यादा रहते थे, ऊपर नीचे होता रहता। लेकिन आपको कोई कहता है कि ना हो तो फिर आप मत आओ। फुलसान में एक मेरा प्रोफेसर और एक दूसरा प्रोफेसर जो जैन लोगों का था। जानते हो ना? तो जैन लोगों के एडवाइजर के पास तो हमने बुलाना ही नहीं था कि आए ही कोई मत। अब उसके पास एक पाकिस्तानी स्टूडेंट आया, उसको हमने बोला कि मत आओ। वो आया, वो भागा। दूसरा आया, वो भागा। ठीक, अगर हमारी सुन लेते तो ये मसला ना हो। मेरी बंदा आया, उसको मैंने कहा था कि अगर कर सकते हो आओ, नहीं कर सकते ना आओ। उसने मुझे कहा भी था कि मेरा कोरिया जाने का मेरे बाप ने मुझे बुलाया कि मेरे जाओ कहीं और वहाँ पे कोई शादी वादी करो। तो उसने तो मकसद जो है ना कुछ और बनाया हुआ था और वो कोरिया जा रहा था। तो अब लैब में कोरिया में प्रोफेसर उसने तो काफ़ी ड्रामे फड्डे भी किए और वहाँ की कम्युनिटी भी उसने जो ना उसको भी काफ़ी उसने मसाइल पहुँचाए, तो वो भी भागा यहाँ से। अब सुन लेते कि अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम ना जाओ या ये मसला है, लेकिन हाँ कहीं आपको नहीं कोई सही जवाब दे रहा कि ना जाओ, या फिर वो कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता इसका इतना ज़्यादा, तो वहाँ फिर आपकी लक है, फिर आपने खुद जाके एक्सपीरियंस करना है। लेकिन मेरे ख्याल से जाओ। और दूसरा, थोड़ी हार्डशिप जो ना वो आपको भुगतनी पड़ेगी, इवन अगर आप कोरिया जा रहे हो या जहाँ भी जा रहे हो। हाँ ये तो है। आपको घर वाले खाना बना के देंगे ना, आपको जो है ना प्लेट में सब कुछ मिलेगा ना, आपके वो एडवाइज़र हैं जो पाकिस्तान में होते थे और ना आपके जो ना वो टीचर हैं जो पाकिस्तान में होते थे। आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, आप काम करोगे तो आप सस्टेन करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो बाय बाय। ठीक है, पड़ेगा। सही हो गया। चलो कोरिया से तो मतलब मास्टर तो हो गया कोरिया में, उसके बाद क्या था, क्या आगे क्या पीएचडी की तरफ कैसे सोचा, और पीएचडी ये मैरी क्यूरी मिलने के दौरान और पीएचडी स्टार्ट करने से पहले का सफर कैसा था? पाकिस्तान वापस आए थे या कोरिया से ही अप्लाई किया था? अब नहीं, मेरा पीएचडी का मूड ही नहीं था। मैं तो
कोरिया के जब मैंने हालात भी देखे, मैंने अपने कोरिया में मास्टर जो है ना ख़त्म किया। कोरिया में मैं 2 एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स में गया था। मेरे पास बड़े-बड़े आइडिया थे, मैंने कहा ये पाकिस्तान में करते हैं। और वो 2.5 साल बाद ऐसे लग रहा था कि मतलब पाकिस्तान भी चेंज हो गया होगा। मतलब आप काफ़ी अरसा बाहर रहते हो तो आपको यही लगता है कि शायद हमारा कंट्री भी जो है ना कुछ चेंज ही हो गया हो। तो मैंने कहा पाकिस्तान में भी जो है ना चेंज हो गया होगा। तो मैंने मेरा बिजनेस का प्लान बना के मैं आया था कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। और मेरा आइडिया जो है ना यही था कैरियर काउंसलिंग वाला। मेरा कोई ये आइडिया नहीं था कि मैंने जाके जो ना कोई रेवोल्यूशन लाना है। मेरा आइडिया ये था कि कैरियर काउंसलिंग जो स्टार्ट के जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, तो उनको कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। उनके लिए एक सिलेबस कैरियर काउंसलिंग का बताया जाए ताकि उनका रुझान पता चले कि आया ये हायर एजुकेशन के लिए फिट है या किसी और स्किल के लिए फिट है। हाँ, इस चीज़ की पाकिस्तान में बहुत कमी है, वाकई बहुत कमी है, क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं और बाद में CSS करके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो मेरा इरादा था कि उसके ऊपर कोई काम किया जाए और साथ में स्किल्स के लिए जो ना कोडिंग एकेडमी जो ना बच्चों के लिए। अगर नहीं, पाकिस्तान में वाकई इस चीज़ की अभी कुछ आई थिंक इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जिस तरह वो प्रेसिडेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इनिशिएटिव है, वो मतलब अच्छा है। मगर कोडिंग खास तौर बच्चों के लिए कोडिंग जो है वो वाकई कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल में, जो कि अभी तक नहीं है। पंजाब IT बोर्ड ने कराची वाले बच्चों के लेवल पे स्टार्ट किया है, लेकिन प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कर भी सकते हैं, वो करेंगे भी। लेकिन वो एट द एंड जब उसकी पूरी केस स्टडी हुई तो मेरे साथ एक लम्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कहा कि हम इस तरह का कुछ काम करते हैं। तो फिर वो जब उसको हम रिफाइन करते आइट्रेट करते बिजनेस मॉडल आइट्रेट होते हैं ना, तो वो आइट्रेट करते एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता कि जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था। ठीक है ना, जो मैं करना चाहता था वो बिजनेस नहीं बन सकता था, और जो वो करना चाह रहे थे वो बिजनेस बन सकता था, लेकिन उससे मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा था। ये तो है। तो अब कैरियर काउंसलिंग को बिजनेस बनाना जो ना ये थोड़ी सी एक टफ काम है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो ना बच्चे को नहीं समझाना, आपने पाकिस्तान में अपने पेरेंट्स को समझाना है। और अगर पेरेंट्स को आप नहीं समझा सकते तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को कौन समझाएगा कि आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाओ पाकिस्तान में। आई थिंक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल से ही चीज़ें फीड की जाती हैं, हम खुद नहीं सोचते। सबसे बड़ा आई थिंक डिलेमा ये है हमारी नेशन का ख़ास तौर पे। और जब हमें ये सलाहियत ही नहीं होती तो हम फिर क्या उसको कहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है, किसी को मतलब किसी के एक्सपीरियंस से सीखते ही नहीं है, हम खुद करते हैं। हमें खुद जब एक्सपीरियंस होता है, जब हम खुद क्या कहते हैं उसको कुएं में गिर जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ ऐसे नहीं था करना। एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या उससे लोग आते हैं तो वो हमेशा एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करने से डरना भी नहीं चाहिए। आप एक्सपीरियंस करो, उसके अलावा आप सीख नहीं सकते। हाँ, अगर कोई एक हायर क्लास वाले हैं जिनको ऐसे स्कूल्स भी मुयस्सर हैं, जिनके पेरेंट्स के पास ऐसे रिसोर्सेज भी हैं कि वो सब कुछ कर सकें उनके लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा जो है ना आपकी ग्रूमिंग, ये हम सबको जो है ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि गरीब बंदे के लिए नहीं है। ये तो है। और गरीब बंदे के लिए सिर्फ ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, और आपको ट्रायल एंड एरर से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ट्रायल एंड एरर करो। अगर मुझे 2 साल 2.5 साल स्कॉलरशिप लेने में लगे हैं तो वो ट्रायल एंड एरर का मेरा पीरियड था। वो मेरा पीरियड जो है ना ज़ाया नहीं गया, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसके अलावा मैं कोरिया से वापस आया, 1 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारा। वो 1 साल मेरा ट्रायल एंड एरर था कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एट द एंड मैंने जो है ना सोचा कि एक तो ये था कि मैं बेजार आ गया था कि मैं अब पाकिस्तान में तो रहने नहीं हो रहा, क्योंकि आप 2.5 साल कहीं और गुजार के आओ और फिर पाकिस्तान में जिस तरह की हरकतें आप लोगों की देखते हो, ये सब कुछ देखते हो, तो फिर आपका मूड होता है कि चांस है तो मैं हायर एजुकेशन के लिए चला जाऊँ अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो रही तो। और दूसरा प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स का,
आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप अगर पेरेंट्स को कमा के नहीं दे रहे तो प्रेशर, सोशल प्रेशर ज़रूर होता है आप पे, और उस सोशल प्रेशर से आप निकल नहीं सकते। इवन तो आप कितने ही बड़े महाज हो ना, वो बंदे हो, तो वो आपको जो ना एक दबाए रखता है कि आपने कुछ करके देना है, हमें भी है। ये तो है, ये तो हर आई थिंक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में का कॉमन प्रॉब्लम है ये एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम था, उसकी वजह से अब उस वक्त मैरी क्यूरी मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मैं मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करता हूँ, कि मैं मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करना चाहूँ। लेकिन वो ऐसा टाइम था कि उस वक्त इटली की स्कॉलरशिप्स ओपन थी, इटली के कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो। तो मेरा ऑलमोस्ट तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने लोगों से भी पता किया और ओपिनियन लिया, जो इटली में जो लोग थे उनसे भी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो ही की थी। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की रैंकिंग उन दोनों से अच्छी है। अच्छी है यूनिवर्सिटी तो जी, लेकिन उन्होंने जो मुझे रिकमेंड किया था, मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करता। एक ट्रेंटो जो ना, उसकी अकोमोडेशन इटली में बेस्ट अकोमोडेशन है, एक प्यारा सिटी भी है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छी है, तो मेरे लिए परफेक्ट था। तो मैं फिर वहाँ चला गया था अपने मास्टर्स के लिए, सॉरी पीएचडी के लिए। वहाँ पे एफपी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं रिसर्च असिस्टेंट भी था। वहाँ पे जो है ना, अब स्टार्ट में तो मेरा वहाँ पे दिल लग गया थोड़ा सा कि चलो सही है, करते हैं कुछ। लेकिन वहाँ पे भी एडवाइजर्स का मज़ा नहीं आया मुझे। वो बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि मेरी कोई ख़ास ग्रूमिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। और मैंने मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया था। पहले मैं अप्लाई करता था, जब इटली से पहले मैंने अप्लाई किए थे काफ़ी, कोई कभी रिस्पांस नहीं आया, और अगर इंटरव्यू भी हुआ था तो सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन फिर यूँ हुआ कि मैं इटली में जो काम कर रहा था, अच्छा इटली में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो में एंटरप्रेन्योरशिप की इन्वायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, मैं उस वजह से भी गया था। और वहाँ पे स्कूल ऑफ इनोवेशन पे मैं इनरोल भी हुआ था, और वो मैंने उसका कोर्स भी पूरा किया था। लेकिन जब मैं वहाँ था तो मुझे लगा कि यहाँ ग्रूमिंग तो इतनी अच्छी हो नहीं रही है, तो मेरा रुझान भी थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ था। तो मुझे मैरी क्यूरी की 1-2 पोजीशन नज़र आई, विंडमिल का प्रोजेक्ट मुझे नज़र आया, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर लिया। मैंने कहा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो यहीं जो ना चला गया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो की भी स्कॉलरशिप अच्छी थी अब, लेकिन 1 साल तकरीबन मेरा होने वाला था, तो मेरा जो ना मुझे एडमिशन इंटरव्यू की कॉल आई। इंटरव्यू की जो ही कॉल आई तो मैं इंटरव्यू दे ही रहा था, तो मुझे तो उस बंदे ने, मेरे को सुपरवाइज़र ने मेरा इंटरव्यू लिया। को सुपरवाइज़र ने मुझे बोला कि सुपरवाइज़र जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो इंटरव्यू लेगी, सेकंड तुम्हारा, या वो तुम्हें कॉल करेगी, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। ठीक। अब जब सुपरवाइज़र ने मुझे 4-5 दिन बाद कॉल की इंटरव्यू के लिए, तो उसने बस बेसिक 2-3 क्वेश्चंस पूछे, टेक्निकल नहीं थे वो। तो उसने कहा था कि हम तुम्हें पोजीशन ऑफर करते हैं, लाइक इंटरव्यू में मुझे बोल दिया। अब मैं भाई मैं तो इंटरव्यू दे रहा था। सिलेक्शन की तो बात नहीं हुई थी। अब जो है, तो अब डिसीजन ये लेना था कि 1 साल पीएचडी जो स्टार्ट की हुई है उसको छोड़ें और दोबारा से स्टार्ट करें, या फिर इसको 2 साल को जो ना और मिला के ख़त्म करके तो कहीं और निकले। तो वहाँ पे फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया, तो घर वालों को इतना नहीं पता था मैरी क्यूरी क्या चीज़ है और ये क्या कर रहा है। मैंने बस यही बताया कि वहाँ तनख्वाह अच्छी है। अच्छा, सब पहले तो स्टार्ट में मुझे अब्बू ने कहा कि ये
जो ना पता नहीं कोरिया से भी एडवाइजर के साथ इसके मसले थे, इटली में भी इसके कोई मसले स्टार्ट हुए हैं, इसलिए अब ये नई जगह जा रहा है। तो मैंने अबू को बताया कि एडवाइजर का कोई मसला नहीं है, हाँ मतलब ये इतना अच्छा नहीं है, इसके इश्यूज हैं, लेकिन मेरा उसके साथ पर्सनल इशू चल नहीं रहा है। तो सिर्फ एक प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो इस वजह से मैं जो ना अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता हूँ ये वाली। फिर बीच में जो ना मेरा प्रोग्राम क्या करूँ अब, फिर मैंने जिस दोस्त से भी पता किया अपनी जो अच्छा जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले थे वो मेरी जो इटली में जो लैब थी ना, मेरे कुलीग्स थे। अच्छा, उन्होंने मुझसे अप्लाई भी करवाया था, सही, अप्लाई करो निकलो यहाँ से। तो उनकी वजह से उन्होंने नहीं कहा था हो गया बच जाओ, सोचो ही मत। फिर मेरे एक दो दोस्त थे वहाँ, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैरी क्यूरी मिली है, जाओ तुम। तो मैंने कहा इतनी बड़ी डील है तो जाते हैं फिर। डील तो है। फिर मैंने जो ना पता किया कि फिर मैंने पर्सनल असेसमेंट भी यही कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ मैरी क्यूरी की तरफ। तो बड़ी वजह जाहिर सी बात है आपकी पे होती है कि आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और अच्छे पैसे के अलावा जो आपकी ग्रूमिंग, आपका एक्सपोजर, आपकी जो मीटिंग्स, आपके जो कोलैबोरेशंस, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें में आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता कि आपने ये काम करना, आपके साथ में जो ना कंटिन्यूसली ग्रूमिंग हो रही होती है। और एग्जैक्टली वो चीज़ मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, और उस वक्त मैंने सोचा भी कि मतलब ये अल्लाह का कितना एहसान है और हमेशा रहा है मुझ पे कि मुझे टाइम पे एक चीज़ मिलती है, और हमेशा इंसान को टाइम पे एक चीज़ मिलती है कि आपको जिस टाइम जो चीज़ चाहिए होती है, अगर आप लगे हुए तो आपको वो मिलेगी उस टाइम पे। अगर उससे पहले 1-2 साल आप जितने भी टकरे मारी हैं, जो भी किया है, तो उससे आपको कुछ सीखा है या आपका टाइम नहीं था वो। सही सही सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आते हैं। जब आप मैरी क्यूरी पे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे थे, नो डाउट कोरिया का एक्सपीरियंस था तब, ठीक है, और जब आपने इटली से अप्लाई किया मैरी क्यूरी के लिए, तो उसमें क्या डिफरेंस था? मतलब आपको लगा कि मेरी प्रोफाइल 1 साल में इम्प्रूव हो गई है, या आप उस इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करते थे अपनी एप्लीकेशन में, क्या था? मैंने किया था मेंशन, मैंने स्कूल ऑफ इनोवेशन मेंशन किया था कि मैंने स्कूल ऑफ इनोवेशन किया, और एफपीके का मैंने ये मेंशन किया है कि मैं वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। सही सही। और हो सकता था कि तुम पीएचडी कर रहे हो तो तुम दोबारा पीएचडी क्यों छोड़ना चाहते हो, और कुछ लोगों ने कहा कि ना लिखो क्या कि तुम्हारी जो ना पीएचडी में या फिर उनको एक्सेप्ट करने में मसला ना हो। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कोई मसला होता है यूरोप में, खास तौर पे ऐसा कोई मसला नहीं। करना चाह रहे हो तो ये कोरिया में ये मसाइल हैं, यहाँ पे इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। वो आप पे आपका राइट है, ठीक है ना। अगर आप एक पीएचडी छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो और अगर आपको लगता है कि वो आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी, आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर, आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है, तो आप ज़रूर जाओ, आपको मना कोई भी नहीं कर सकता। और आपको क्या लगता है कि जो ये मैरी क्यूरी हंटिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है एप्लीकेशन में या इंटरव्यू में? मैरी क्यूरी नो डाउट काफ़ी कंपेटिटिव होती है, लेकिन मैरी क्यूरी में अब फॉर एग्जांपल आपने कोरिया में ऐसी जगह भी अप्लाई किया था कि जहाँ का आपका प्रोफाइल जो ना थोड़ा थोड़ा मैच करता था। मैरी क्यूरी में आपका प्रोफाइल मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास जो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं भी हैं, तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एक इधर मेरा पॉइंट ये है कि रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए, या टॉपिक जो आपने पहले एग्जैक्टली वही उसी से रिलेटेड होना चाहिए, या स्किल सेट भी हो रिलेटेड तो चल जाता है? मेरे ख्याल से अगर आपका टॉपिक रिलेटेड है, अब फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक में जो ना रिक्वायरमेंट जो ना वायरलेस कम्युनिकेशन की थी, और उसमें जो ना एक्स्ट्रा स्किल्स आपको मशीन लर्निंग का भी पता है, तो यू विल गेट एन एज। तो उसमें आपने देखना है कि आप एज कितना हासिल कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपने अप्लाई, अब फॉर एग्जांपल आप वायरलेस कम्युनिकेशन के बंदे हो, आपने वायरलेस कम्युनिकेशन में अप्लाई किया है, तो आप केमिस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
और इवन वायरलेस में भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं और कौन सी लेयर पे काम हो रहा है, और अगर आपने उस लेयर पे काम नहीं किया हुआ तो आप दूसरी लेयर पे ना जाओ। ठीक है? लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जगह काम किया हुआ है, आप उनको एक स्किल सेट दे सकते हो, भले ही आप फुल जो है ना उस पे फिट नहीं आते, लेकिन वो वहाँ पे आपने अपनी ट्रिक ये करनी है कि आप उनकी एप्लीकेशन ऐसे लिखो कि उनसे कहो कि मैं ये स्किल सेट आपको दे सकता हूँ और उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस जगह। तो वो जो है ना ये अच्छा होता है। मैरी क्यूरी में आई थिंक एप्लीकेशन में जो है ना मोटिवेशन लेटर और इसके अलावा आप फिटिंग, आई थिंक आपको फिट होना है कहीं पे भी। आपका जो प्रपोजल है या आपका जो मोटिवेशन लेटर है उसको पढ़ के उनको पता चले कि ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो है ना सही हो सकता है। अब टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट से आप आए और उसका आपने जिक्र भी नहीं किया, उसको आपने रिलेट भी नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मैं जो ना आपके प्रोजेक्ट में आना चाहता हूँ। एट द एंड आपने लिख दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। यूजुअली यही होता है ना कि स्टार्ट आपका कुछ और चल रहा है, एंड आपका कुछ और चल रहा है, और आप कह देते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। तो आप ये काम आप ना करो। आप भले ही सिंपल जो है ना, इवन मैं तो कहता हूँ मोटिवेशन लेटर में आपकी परफेक्ट इंग्लिश भी ना हो, कोई मसला नहीं है। स्पेनिश को परफेक्ट इंग्लिश कहाँ आती है, ठीक है ना? उस जगह पे ज्यादा ध्यान ना दो, ध्यान ये दो कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको फिट नहीं कर सकते, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपना स्किल सेट उस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं कर सकते तो डोंट अप्लाई फॉर इट। सही है, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन है। फिर आपको प्रोजेक्ट का नहीं पता। अगर आपको प्रोजेक्ट का नहीं पता तो फिर आपको इंटरव्यू में भी नहीं पता होगा। सिर्फ इंटरव्यू की शायद आपको कॉल भी ना आए उस वक्त। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैरी क्यूरी में मैंने भी अप्लाई किया था ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे अब फिर दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे भी काफ़ी ज़्यादा। मेरा एक इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में हुआ था, और उस प्रोजेक्ट पे मैं फिट भी होता था। ऐसा नहीं था कि मैं फिट नहीं होता था, लेकिन उनको जो बंदे चाहिए थे तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो उनको लगा कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं हूँ। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद आपसे बेहतर बंदा उनको मिल गया है। हाँ, ये तो है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब एक पोजीशन होती है उससे रिलेटेड, और क्या कहते हैं इसको, वर्किंग वीज़ा होता है, तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम अप्लाई करें, तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पाकिस्तानी लोग नहीं, फिर पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। कंपटीशन जो ना यहाँ पे तो कोरिया में ओके मे बी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अप्लाई भी नहीं करती, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यूजुअली अप्लाई कर रहे होते हैं। सही। तो ये तो हो गया ना कि आपको फेलोशिप मिल गई। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फेलोशिप के थ्रू, मतलब कितनी लर्निंग हो गई है, और अगर इसको कंपेयर करें आप नॉर्मल पीएचडी लाइफ से, तो मतलब क्या बेनिफिट्स हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा? पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मेरी पूरी फेलोशिप। कुछ लोग इंजॉय नहीं कर रहे इस वजह से कि उनको एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ रहा है, तो वो कहते हैं यार ये क्या बर्डन हम पे डाल दिया एक्स्ट्रा काम का। लेकिन वो उनको फ़ायदा देगा एट द एंड, वो उनको खुद पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी था। सबसे पहली बात ये है कि मैरी क्यूरी पोजीशन में आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको ट्रेन किया जाता है। नॉर्मल पीएचडी नहीं होती आपको। ये नहीं है कि आपको एक प्रोवाइजर एक टॉपिक देता, आपने सारी उम्र जो है ना, सारी उम्र नहीं, आपने 3 साल जो है ना उस प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपने जो है ना मीटिंग्स करनी है, दैट्स इट। मैरी क्यूरी में आप हर 6 महीने बाद आपकी जो जो आपका कंसोर्शियम है, उस कंसोर्शियम में से एक जगह आप जो ना जाके आपकी कोई मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आप लोगों को बताते हो हमने किया क्या है, पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हो। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, मैं कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, कॉन्फ्रेंस इसके अलावा है। आप पोस्टर प्रेजेंट करते हो, आप बताते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और फिर उन ट्रेनिंग्स में फिर जो आपकी फील्ड के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं, रिसर्चर्स, वो बुलाए जाते हैं इनवाइटेड टॉक्स के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपके कंसोर्शियम के अंदर ही जो है ना उस फील्ड के सबसे बेहतरीन रिसर्चर्स मौजूद हैं। जिस तरह हमारी फील्ड में है कि एक इनोवेटिव थी मशीन लर्निंग फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, और उसके जितने बंदे अच्छे हैं वो इस कंसोर्शियम में मौजूद हैं, और जो नहीं है उनको वो जो है ना हर ट्रेनिंग इवेंट में 1-2 को बुला लिया जाता है,
और आप उनसे बात करते हो, आप उनसे नेटवर्किंग करते हो, आप उनसे पूछते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो वो आपको जवाब देते हैं। और ट्रेनिंग का असल मकसद ही है कि आप उन लोगों से बात कर सको। बाकी जो ना, भले ही आप ये कुछ सीखते नहीं हो कि आप जाके वहाँ पे बोल रहे हो कि हाँ मैंने अभी तक ये किया और मेरा नेक्स्ट प्लान ये है, मे बी नो वन वुड केयर कि ये क्या हुआ, लेकिन आप उन लोगों से जो बात करते हो, आप जो एक्सपोजर लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके अलावा वो लोग नई जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्या चल रही है, आपने क्या करना चाहिए आपको, उस पर बात हो रही होती है। और ये कांस्टेंट एक ग्रूमिंग होती है जिसके फ्रूट्स बाद में मिलना स्टार्ट होते हैं, भले ही आपको स्टार्ट करना ही लगता है। और फिर ट्रैवलिंग हो रही होती है, सबसे बड़ी बात आपकी ट्रैवलिंग हो रही होती है। ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब मेरे ख्याल से तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रैवलिंग आपकी हो रही होती है यूरोप के अंदर, आप जो ना मीटिंग्स में जा रहे होते हो, और फिर आप बाकी ESR से भी, जो आपके जो अर्ली स्टेज रिसर्चर्स हैं आपके कंसोर्शियम में, जो PhD स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे मिलते हो। हम बहुत क्लोज हैं जो ना अपने कंसोर्शियम में जो ESRs हैं, वो सारे जो है ना काफ़ी क्लोज हैं आपस में, और हमारी एक दूसरे से बात होती है, गपशप होती है। इवन एक को मैंने उस दिन कॉल की, हमने जूम मीटिंग में जो है ना मशीन लर्निंग का उसका प्रोजेक्ट कोई और है, मेरा कोई और है, एल्गोरिदम हम सेम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हमने उससे बात की, उसने मुझसे बात की। तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि इसके अलावा कोलैबोरेशंस के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप कोलैबोरेट करो। ये एक नई चीज़ है कि कोलैबोरेशंस के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है और कोलैबोरेट करते हो। यूजुअली कोलैबोरेशन जो है ना, वो लोग जो ना मेरी पोजीशन के अलावा जो कोलैबोरेशंस है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। उसमें जो ना मुझे तो कभी तक किसी ने मोटिवेट नहीं किया, ना कोरिया में किया, ना इटली में किया किसी ने। ये मिसिंग पॉइंट है ये एक्चुअली। अगर आपने रिसर्चर एज अ एक्चुअल रिसर्चर बनना है तो आपको एटलीस्ट कोलैबोरेशन करनी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि आप खुद अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते ना। अगर आपने फील्ड में एडवांसमेंट करनी है तो आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरों के लिए आपके पास कुछ हो, मैं इस बंदे से मिलूंगा, मैं इसको कहूंगा मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम ये काम करते हो, कैन वी डू समथिंग। लेकिन आप लेवल पे जब पहुंचोगे तो ये बात करोगे, उस लेवल पे आप नहीं हो तो फिर आप उनसे बातें निकलवाओ, उनका जो नॉलेज है वो आपको निकलवाना है। आपको कोई भी रिसर्चर जो है ना, वो खुद नहीं बीन्स जो है ना वो उगलेगा कि मैं जो ना ये हो रहा है वो हो रहा है, वो इनवाइटेड टॉक देगा, वो चला जाएगा। अब काफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक, जो वो होल डे आपके पास होता है, उसमें आपने उसको पकड़ के उससे जो ना अपनी बातें निकलवानी है, तो वो आप एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को बहुत बाद में रियलाइज होती है, ये वाली जो इस चीज़ की वैल्यू जो है, क्योंकि अक्सर लोग शाय होते हैं, ठीक है, वो बात नहीं करते, ठीक है। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सिंपल आपने बात करनी है उस बंदे से जाके और कुछ भी गपशप लगाना स्टार्ट करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताओ कि हाँ ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, आप ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब वो कौन सा आपने कोई वाइवा देना है, सिंपल बात करनी है उससे। अक्सर लोग मेरे ख्याल से अक्सर लोग जो है ना वो शाय इसलिए भी होते हैं कि शायद वो समझते हैं कि मैंने अगर इससे बात की तो शायद गलत बोल दूं कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास कितना भी जो है ना, आप अगर एक पोजीशन पे हो तो आप किसी वजह से हो। अगर आपको मैरी क्यूरी पोजीशन पे किसी ने रखा है तो आपको किसी वजह से रखा है, एम ही नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। अगर आप उससे जो सवाल पूछते हो, बाद में मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मैंने एक सवाल नहीं पूछा, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि काफ़ी स्टूपिड क्वेश्चन है। बाद में जब मैं जाता हूँ तो किसी और बंदे ने वही सवाल पूछा होता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको फिर रियलाइज होता है ओ ये तो मेरे सवाल में, मेरे जहन में भी था। तो भाई तुम पूछ लेते ना अगर तुम्हारे जहन में था तो। सही सही, हाँ ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें नहीं होती, और खासतौर पे मैरी क्यूरी पे ये चीज़ें तो सिखाई जाती हैं। यही नेटवर्किंग, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, आपको डिलीवरेबल जो होते हैं वो आपने टाइप करने होते हैं, आपकी जो राइटिंग स्किल्स। तो और मेरे ख्याल से दुनिया में ये मैं लास्ट में बात कर भी दूंगा, तो बस ये मैरी क्यूरी का एक्सपीरियंस मेरा तो अल्लाह के शुक्र है कि बहुत अच्छा जा रहा है, और आई थिंक कि मुझे जैसी जगह होना चाहिए था या जो मैं स्किल जहाँ से ले सकता था, तो मैं उसी जगह पे हूँ फिलहाल। बात की बात वो, और दूसरा मेरी पोजीशन में लक भी है,
लाइक आप बहुत ज़्यादा प्ले करती है, ठीक है ना, पार्ट। तो अगर आपका किसी जगह एडमिशन नहीं होता तो फिर भी आप डिसर्टन ना हो कि मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन थी और मैं इस पे नहीं जा सका। हाँ ये तो है सही। ये तो क्या कहते हैं क्योंकि रिजेक्शन जो है वो तो उसको देख के तो आपको और मोटिवेट होना चाहिए ना। गेट यूज्ड टू इट, ठीक है ना, रिजेक्शन से गेट यूज्ड टू रिजेक्शंस। सही। तो अभी आप कंपनी में आपकी पोजीशन है या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है आपकी? मेरी रिसर्च सेंटर में है। ये प्राइवेट रिसर्च सेंटर है जो फंडिंग्स पे जो है ना वो होता है। इनके पास स्पेनिश गवर्नमेंट की फंडिंग्स होती हैं, कैटलोनियन गवर्नमेंट की फंडिंग्स होती हैं, यूरोपियन यूनियन की फंडिंग्स होती हैं। तो ये फंडिंग्स पे चलते हैं। इनकी कोलैबोरेशंस हैं यूपीसी बार्सिलोना टेक के साथ। तो मेरी पीएचडी इनरोलमेंट बार्सिलोना टेक में है, लेकिन मेरी जो जॉब है, जो रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन है, वो मेरी CTTC रिसर्च सेंटर है उसमें है। तो ये काफ़ी अच्छा रिसर्च सेंटर है। ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? सेंटर दी टेक्नोलॉजिको दी टेलीकम्युनिकेशन दी कैटलोनिया। ये तो सारा स्पेनिश में है फिर। स्पेनिश है ना, लेकिन हमारी जो रिसर्च कम्युनिटी है वो इसको जानती है, तो हम उसको CTTC ज्यादातर बुलाते हैं उसको। आई थिंक ये फेमस है, इसी नाम से ही फेमस है ये काफी सेंटर, रिसर्च सेंटर जो है। अच्छा चलो, ये तो हमें पता लग गया कि मतलब एबटाबाद से जर्नी स्टार्ट हुई है और स्पेन में आके अभी तक रुकी है, ठीक है। तो इस ओवरऑल एक्सपीरियंस से मतलब क्या कहते हो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जो FSC में हैं या जो मैट्रिक में हैं या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो आगे मतलब रास्ते ढूंढते हैं, मतलब बेसिकली ढूंढ ही रहे होते हैं। जब इंजीनियरिंग में बंदा होता है तो चीज़ें देख रहा होता है या एग्जांपल्स देख रहा होता है, तो उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? यार जो FSC के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने जो ना इंटरेस्ट बनाओ कि आपने करना क्या है, आपने लाइफ में क्या करना है। आप वालिदैन से पूछो, लोगों से पूछो, इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप कैरियर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनसे पूछो आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या करना है। चलो आपने एक दफ़ा ढूंढ लिया मैंने क्या करना है, हायर स्टडीज़ आपने करनी है, तो हायर स्टडीज़ के लिए ये है कि आप ज़रूर अब्रॉड जाओ। मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ। इवन तो पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बाहर में आप किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है और आप देखते हो कि उससे अच्छा एडमिशन जो है ना मुझे पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर मिल रहा है, उसके बावजूद आप बाहर जाओ, आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, तो उसका ये होगा कि आप एक तो बाहर निकल के आपको एक्सपोजर होगा कि बाहर दुनिया क्या कर रही है, आप ट्रैवल्स करोगे और एक्सपीरियंस लोगे। और ट्रैवलिंग से मुराद मेरी ये नहीं है कि टच एंड गो आपने करना है कि भाई अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए जो ना मैं आईफल टावर चला गया, मैं जो ना बुदापेस्ट चला गया, मैं जो ना लंदन चला गया, तो ठीक है ये काम भी करो, लेकिन ट्रैवल जो ना वो किसी मकसद के लिए करो कि मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, फ़न के लिए कर रहा हूँ। ट्रैवल में आप लोगों से भी मिलो, अच्छे खाने खाओ, अच्छी जगह पे जाओ, आपको ये भी ये पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग है। अगर मैं अभी जाके जो है ना किसी बंदे से पास्ता पे या पिज़्ज़ा पे डिस्कशन कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा पास्ता चाहिए, ऐसा पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे डिस्कशन कर सकता हूँ। अब पाकिस्तान से आके आपने चिकन पिज़्ज़ा ही मंगवाना है, तो चिकन पिज़्ज़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, चिकन पिज़्ज़ा होता ही नहीं है। तो आप चिकन पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, आपको जो ना एक्चुअल पिज़्ज़ा मिलेगा। पाकिस्तानी काफ़ी हैं जो बाहर आते हैं, एक साल 2 साल वो खाने ही नहीं खा सकते। यार अब ये कौन खाए हमारा। तो पिज़्ज़ा, पास्ता आप रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर किस तरह करते हो, आप क्या कहते हो कि भाई मैंने ये चीज़ मंगवानी है, वो चीज़ मंगवानी है, या फिर जो भी है आप कम्युनिकेट किस तरह करते हो, नेगोशिएट किस तरह करते हो, ये आपको सारी चीज़ें ट्रैवलिंग सिखाती है। अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा जो ना वो स्किल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना यूरोप में। आप जिस कंट्री जाते हो उसका अलग ही निज़ाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो आपको अब इसमें क्या करूं, तो टिकट कहाँ से लेना है, कौन सी बस पकड़ के कहाँ जाना है, क्या करना है, तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो आप
कि काफ़ी स्किल डेवलप होते हैं, इवन दो आपको नहीं पता चल रहा कि अनकॉन्शियसली मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रूमिंग हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब ये चीज़ें करते हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ कर सकता है वो तो बड़ा गुरु बंदा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक यूरोप में ट्रैवल करना, जब मतलब बंदा डिफरेंट कंट्रीज में जा रहा होता है और किसी स्पेसिफिक लोकेशन में पहली दफ़ा जाना, वो स्किल सेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर यूरोप में आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका कोई चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र है किसी कंट्री में, उसके पास मत जाओ, अपनी ट्रैवल करो। ठीक है, अगर उसके पास जाके रात गुजारते हो ठीक है, आप उसको कहो कि दिन में जाना मेरे काम है, मैं वो करने है, तेरे साथ कोई गुजारना नहीं है मैंने। तो आप खुद एक्सप्लोर करो। आपके चाचे का पुत्र आपको घुमाएगा, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करवा रहा है, उसके पास गाड़ी है वो यूज़ कर रहा है, खाने आपको वो खिला रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। आप तो बस 3-4 दिन मौजे मारी आगे, ठीक है, अगली दफ़ा जाओ, आपको एक दफ़ा पता चल गया, जाओ गपशप मारो, लेकिन एक्सपीरियंस खुद करो। अगर आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कोरे के कोरे वापस जाओगे। इसके अलावा जो पाकिस्तानी वापस आते हैं या पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, वो एक बॉक्स में कन्फाइंड होते हैं। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से बाहर भी नहीं निकलते हैं। हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर कहीं है, हमारी सोच भी वहीं होती है और हम उसी बॉक्स के अंदर होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते। आप जो है ना डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनको दोस्त बनाओ, उनसे डिस्कशंस करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमसे बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके पास एक आइडियाज़ भी होते हैं, उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, हमने कैसे अपना बचपन गुजारा है और हमारे आइडियाज़ क्या थे, उन्होंने कैसे गुजारा है, उनके आइडियाज़ क्या थे। आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है थ्रू आउट। लेकिन आप पाकिस्तानी खानों से बाहर नहीं आ रहे और पाकिस्तानी आपने जो ना पाकिस्तानी लोगों से बाहर नहीं आ रहे। आई नो कंफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन नहीं आओगे तो आपका यही टाइम है सीखने का, तो इसी टाइम में आप सीखोगे। मे भी आपको एट द एंड रियलाइज़ हो जाए कि अच्छा है पाकिस्तानी लोगों के साथ ही रहें, या ये रियलाइज़ हो जाए कि पाकिस्तानी लोगों के साथ मैंने नहीं रहना। लेकिन आपको ये रियलाइज़ करने के लिए आपको एक जर्नी ज़रूर करना चाहिए कि आप किस के थ्रू जा रहे हो। तो ट्रैवलिंग इस वजह से करनी चाहिए। वैसे जो ना आईफल टावर गुजार लिया ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि भाई मैं आईफल टावर घूम लिया हूँ, और तो ठीक है, ये बातें होती हैं, बंदा जो ना करता है ये काम, हर इंसान करता है। लेकिन अगर ट्रैवल से आपको एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं मिल रहा, अगर आप 2 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद तीसरे कंट्री जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ट्रैवल सही नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको तीसरे कंट्री अगर आप जब जाओगे तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करूँगा या कैसे करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्टडीज़ पे जो ना वो ये नहीं कहना चाहता कि आप स्टडी किस तरह करो। प्रोबेबली आपको पता है कि आपने स्टडी किस तरह करनी है, क्योंकि आप यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो स्टडी करके पहुँचे हो। तो टेक्निकल चीज़ें कैसे सीखनी है वो आप अपने तरीके से सीखो, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स और जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। आपने एक दुकानदार से किस तरह नेगोशिएट करना है, आपने किसी एचआर में आपकी अपनी कंपनी के एचआर से किस तरह आपने बात करनी है। तो ये सारे काम करने के लिए आपको ये सारा जर्नी करना पड़ता है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट भी फील होगे कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपको जो ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, या अगर किसी ने मेरा राइट जो ना इधर उधर किया तो मैं उसको बता सकता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं है भाई, हम ऐसे करेंगे और ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे ख्याल से जो है ना बहुत ज़रूरी है। बाकी परसिवरेंस, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगा, परसिस्टेंट रहो और पेशेंट रहो। मतलब ये बात नहीं है कि 2-3 दफ़ा फेल हो गए तो नहीं हो, जो भाई हो ही नहीं रहा, ये तो हमसे नहीं होगा। तो फेलियर जो है ना, जो फेल नहीं होता तो वो फिर कुछ सीखता नहीं है। और अगर आप फेलियर के बगैर किसी जगह पे पहुंच के हो तो वो आपके लिए जगह नहीं है, आप जो ना दूसरी जगह ढूंढो। ठीक है ना। आप फेलियर के बगैर आपने सीखा नहीं है। और हमेशा फिर दूसरी बात ये है कि अपनी कंपनी जो ना ऐसे बंदों के साथ रखो कि जो आपसे ज़्यादा सियाने हो। हमेशा हम पाकिस्तानियों का ये इशू है कि
एक कंपनी में हम जिसमें होते हैं, जिसमें लोग हमसे कम सियाने होते हैं, तो हम उनको जो है ना दबा के भी रखते हैं और बातें भी सुना देते हैं, और यूँ करो वो करो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अपनी कंपनी ऐसी रखो कि जहाँ सुन सको आप उनसे कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, मतलब एक अपनी लाइफ के लिए भी, आपके लिए, कि हमेशा अपनी कंपनी, अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में मुझसे सियाना बंदा नहीं है, तो चेंज योर कंपनी, ठीक है ना। आप किसी बेटर कंपनी में जाओ, आप जो ना उसको जो ना जहाँ से आप सीख सको, तो इसी तरह आप लाइफ में ऊपर जाओगे। वरना आप जो ना एक बॉक्स में हमेशा रहोगे और उसी बॉक्स में रहोगे, भले ही आप अमेरिका चले जाओ या लंदन चले जाओ या फिर जहाँ मर्जी है चले जाओ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो ये चीज़ें जो ना मेरे ख्याल से लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं कि एक्सपोजर और एक्सपीरियंस और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। क्योंकि स्टडी मेरे ख्याल से बैचलर्स के बाद मैं समझता हूँ कि जो स्टडी है ना, स्टडी पार्ट, ये पार्ट नहीं, जो स्टडी पार्ट है वो मैं घर में बैठ के भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे पेपर दे दो, मुझे पेपर दे दो, मुझे एडवाइजर जो है ना उससे मिलवा दो, और ये काम मैं घर में भी बैठ के कर सकता हूँ। मतलब आप एडवाइजर से मीटिंग कर रहे हो अपने घर में बैठ के, आपके पास पेपर भी है, सब कुछ है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास जो ना, तो आप घर में कर सकते हो। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपको एक काफ़ी बड़ी लैब की ज़रूरत है जिसमें आपने मैकेनिकल वर्क्स करने हैं। लेकिन काफ़ी मेरा फॉर एग्जांपल जैसे केस है, तो मैं घर में बैठ के रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे पाकिस्तान में भी बैठ के मैं रिसर्च कर सकता था, लेकिन बात रिसर्च की नहीं है। जो स्किल्स मैटर करते हैं, जो आपको जॉब में भी ज़रूरी पड़ेंगे, आपके करियर में भी ज़रूरत पड़ेंगे, वो ये स्किल्स हैं कि आप एक रिसर्च सेंटर में जाके लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके साथ कॉफ़ी पीते हो, उनको बताते हो अपने बारे में, वो आपको अपने बारे में बताते हैं, बाहर जाके खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी जो ना ये बहुत सही। एक लास्ट पॉइंट, ये जो आपने अपनी जर्नी, अपना रूट फॉलो किया है, ये कोरिया वाला और इटली वाला और अब स्पेन में आइए, आप दूसरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ये बेटर है कि एक मतलब मिडिल क्लास या मेरे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और अपनी फीस देने के, उनके लिए ये रूट बेटर है अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का, या नहीं रिकमेंड करते हैं आप? बिल्कुल। अगर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप उस तरह अगर उसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल अच्छा है। अगर आप कोरिया गए हो, आई थिंक कोरिया जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हुआ है साबित। मैं कोरिया गया हूँ, मुझे एक ईस्ट और वेस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है, हम पाकिस्तानी दरमियान में आते हैं, तो काफ़ी बड़ा, मतलब आप भी गए हो, आपको भी पता चला होगा कि कोरिया जाना जो ना कितना आपके लिए जो ना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ तो ज़रूर करो आप। कोरिया जाओ, कोरिया इज़ इम्पोर्टेंट, जापान, कोरिया, उनसे आप सीखते हो अगर, और उसके बाद फिर आप यूरोप, अमेरिका या जहाँ भी आपका एडमिशन होता है, अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और पीएचडी में खैर यूनिवर्सिटीज़ इतना मैटर नहीं करती हैं अनटिल एंड अनलेस वो एमआईटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हों। उसके बाद जो ना ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ है ना, फिर वो मैटर करती है कि आपकी लैब अच्छी है, सुपरवाइजर है, उसके लिंक्स हैं, उसको रिसर्च कम्युनिटी जानती है कि नहीं जानती। तो वो चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन किए हैं, खासतौर पे जो इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से जो आपने बात की है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो या जो भी हो, आम जिंदगी गुजारने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। Thank you so much again, and my pleasure.